मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज से हम लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो मुख्य परीक्षा के लिए 71वीं जो मुख्य परीक्षा है मेंस के लिए हिस्ट्री खंड का जो भी हिस्ट्री खंड के लिए जो भी आयोग द्वारा निर्धारित टॉपिक था ना, जैसे जो कला थी, विद्रोह जो थे, विद्रोह या अन्य जो टॉपिक थे उसके माइक्रो सिलेबस को हम लोगों ने देख लिया था। 4-5 वीडियो के पार्ट में हम लोगों ने इस जो इतिहास खंड है इसके माइक्रो सिलेबस को हम लोगों ने तोड़ के देखने का प्रयास किया था। आज से हम लोग उत्तर लेखन कला की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें से मौर्य काल को हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें से भी पहला पार्ट है ये, है ना। मौर्य कला के 2 पार्ट आएंगे। यानी इसमें हम लोगों ने किया क्या है कि 8 प्रश्न हम लोगों ने मौर्य कला से बनाए हैं। जैसे 8 प्रश्न हम लोगों ने मौर्य कला से मुख्य परीक्षा के लिए बनाया। अब इस प्रश्न का हम अभी मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे आपके सामने। मॉडल आंसर क्या हो सकता है, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि ये जो 8 प्रश्न है ना इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे हम लोग अभी सेशन में जो क्वेश्चन है हम लोगों ने बनाए हैं क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे कैसे उत्तर लेखन की शुरुआत की जाती है, कैसे एक प्रभावशाली उत्तर लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक बार पहले इस वीडियो में तो सीख लेना है, सारी चीज़ों को खूब ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना है वीडियो को। फिर दूसरी बार वीडियो का जो मॉडल आंसर बनाया गया है इसका आपको खुद से ही नोट्स बनाना है ना। मॉडल आंसर जो हम लोगों ने बनाया है उसी का और उसमें कुछ एड ऑन करते हुए आपको नोट्स बनाना है। तीसरा काम क्या करना है, पहला काम ध्यान से देखना, दूसरा नोट्स बनाना, तीसरा काम आपको उत्तर लिखना। जब नोट्स बन जाएगा आपका, यानी जस्ट 8 प्रश्न का ये नोट्स मान लीजिए बन गया, हम लोगों ने मॉडल आंसर से जो आपको डिस्कस करेंगे अभी, तो ये नोट्स बन गया आपका। अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आपने जो ये नोट्स बनाया था ना, अभी जो हम लोग मॉडल आंसर के आधार पर नोट्स जो बनाए थे, इसी का बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद से इसी को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है। लिख के क्या करना है कि चौथा काम आप लोगों का क्या होगा कि आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिया, फिर पीडीएफ बनाना है आपको। पीडीएफ बना के जो नीचे नंबर दिया गया है, अभी हम नंबर आपको दिखा देंगे, उस पर आपको सेंड कर देना है ना, सेंड कर देना है। फिर हम लोग यहाँ से हम और हमारी टीम आपके उत्तर का मूल्यांकन करके आपको 1-2 दिन के अंदर आपके उत्तर को हम भेज देंगे। फिर हम लोग मिल के ना डिस्कस करेंगे कि आपके उत्तर में कहाँ कमी रह गई, कहाँ कौन सी चीज़ और जोड़नी थी, कहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि रह गई। तो इन सब सारे बिंदु पे हम लोग फिर से एक बार बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। वो जो वार्ता होगी वो फ़ोन पे भी हो जाएगी, गूगल मीट पे भी हो जाएगी, जूम मीट पे भी हो जाएगी, कहीं भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए मौर्य कला शुरू करते हैं हम लोग। देखिए मौर्य कला से हम लोगों ने 8 प्रश्न बनाए हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिखेगा अभी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न को हम लोगों ने 8 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत रखा है। दूसरा, अशोक एवं दशरथ द्वारा निर्मित गुहा विहार जो थे ना, इसका विवरण देना है हमें सिर्फ। तीसरे प्रश्न जो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें से है तीसरा प्रश्न, मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है ना। चौथा प्रश्न हम लोगों का 38 नंबर का ये प्रश्न होगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि मौर्य कला पर पड़े विदेशी प्रभावों को देखना है और उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये परीक्षण होगा, परीक्षण करना है ना, एग्जामिन करना है। तो ये 4 प्रश्न की प्रैक्टिस आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न का, क्योंकि जब तक हम लोग एक बार मुख्य जो हम लोग का टारगेट है ना उस पर नहीं जाएंगे, चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो हम लोगों ने लिया था ना कि मौर्य
तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित जो राजप्रसाद है, यानी जो राजप्रसाद को ही महल कहा जाता है, कि प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है ना। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? देखिए, आपसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि यदि कोई प्रश्न 8 नंबर का है या 7 नंबर का है, तो उसमें हमें कितना खर्च करना है शब्द, हमारे शब्द सीमा और समय कितना हमको मिलेगा खर्च करने के लिए। तो समय जो शब्द सीमा हम 110 से 115 से 20 शब्द हम खर्च कर सकते हैं इसमें, ठीक है। समय हमको कितना इस पे देना चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना, फर्स्ट पेपर की ही बात करें, फर्स्ट पेपर की अगर जो बात करें फर्स्ट पेपर की, तो इसमें जितना प्रश्न है उसके अनुपात में अगर जो हम आएंगे यहाँ पे 7 से 8 नंबर के प्रश्न में, तो हमको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट हमको खर्च करना है इन प्रश्नों पे, छोटे प्रश्नों पे। अब देखिए, तो ये हमको खर्च कितना करना है शब्द इसमें 7 से 8 नंबर के प्रश्नों में, तो 110 से 115 शब्द खर्च करना है। देखिए, तो भूमिका हम कितना में लिखेंगे? भूमिका हम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर पाएंगे, भूमिका के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितना शब्द मिलेगा? तो 10 से 15 शब्द भूमिका के लिए हमको मिलेगा। फिर जो मुख्य भाग है हमारा, उत्तर का मुख्य भाग, इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट में लिखेंगे, है ना। पॉइंट में फ्लो चार्ट, डायग्राम जो भी आप बना सकते हैं, मुख्य भाग लिखेंगे, ये मुख्य भाग हो गया। फिर निष्कर्ष को भी हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्ष को भी 10 से 15 शब्दों में कंक्लूड कर देंगे कि हमारा कहने का मुख्य आशय क्या था, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या मॉडल उत्तर होना चाहिए। पूछा क्या गया है? राजप्रसाद। इसकी क्या पूछा गया है? विशेषताएं पूछी गई हैं, ठीक है। देखिए, भूमिका में हमने क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान को बताते हुए उत्तर की शुरुआत करें, फिर राजप्रसाद की वर्तमान अवस्थिति को बताएं। ये हमें करना है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, इनका जो कला के क्षेत्र में जो योगदान था, इसको हमें संक्षिप्त में बताना है, मतलब कुछ शब्दों में बताना है। फिर राजप्रसाद को बताना है कि राजप्रसाद ये वर्तमान में कहाँ पाया गया है। फिर मुख्य भाग में हमको क्या करना है? विशेषताएं बतानी है। देखिए, राजप्रसाद बेसिकली क्या था? जो हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें जो पुराने मूवी है या जो धारावाहिक, पौराणिक धारावाहिक है, तो उसमें क्या था ना कि बैठक की व्यवस्था जो थी ना, सभागार, यही बेसिकली राजप्रसाद था। यानी ये राजा के बैठने का सिंहासन हो गया। ये जो इस राजप्रसाद जो कुम्हरार से प्राप्त हुआ है राजप्रसाद, इसमें जो 84 जो पिलर प्राप्त किए गए, तो ये सब पिलर है, ये पूरा पिलर है। ये क्या है? तो ये मंत्रियों के बैठने का आसन है ना। ये मंत्रियों के बैठने के लिए है, ये राजा के सिंहासन का था ये वाला पोर्शन। और ये जो राजप्रसाद था ना, इसकी लंबाई कितनी थी? तो 140 फीट लंबाई थी, और इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 120 फीट चौड़ाई थी, ठीक है। अब देखिए, इसकी एक एक विशेषता को हम लोग ठीक से समझते हैं। राजप्रसाद का भवन कैसा था? तो आयताकार भवन था। फिर इसकी लंबाई 140 फुट लंबी थी और इसकी चौड़ाई 120 फुट थी। फिर 84 स्तंभों पर ये राजप्रसाद टिका हुआ था। स्तंभ जो थे उस पर टिका हुआ था। 84 स्तंभों पर सोने के लट्टे जो थे और चांदी की लड़ियां और चित्र बनाए गए थे। ये जो खंभे थे ना, यानी जो स्तंभ थे, इसमें क्या थे? सोने के लट्टे और चांदी की लड़ियां बनाई गई थी। फिर सभी 84 स्तंभ एकात्मक पत्थर के बनाए गए थे, यानी कि एक ही पत्थर को काट के स्तंभ बनाया गया था। नहीं, 84 जो स्तंभ थे ना, वो एक ही पत्थर को काट के बनाए गए थे। मीन्स क्या था कि टुकड़ों में नहीं जोड़ा गया था, किसी भी स्तंभ को टुकड़ों में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। फिर और ये जो स्तंभ थे, इसकी इसे काफी अच्छे से पॉलिश किया गया था एवं चमकदार बनाया गया था घिस के, ठीक है ना, जो स्तंभ थे। एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये जो राजप्रसाद थे, इसकी जो फर्श थी और जो छत था, वो पूर्णतः लकड़ी का बना हुआ था। समझे आप? तो ये हमारे राजप्रसाद की विशेषताएं थी। फिर देखिए,
अभी इसकी अवस्थिति जो हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जो भूमिका में हम लोग को अवस्थिति भी बतानी थी, तो ये अवस्थिति इसकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र स्थित ये राजप्रसाद मौर्यकालीन राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण था, है ना। ये पाटलिपुत्र के कुम्हरार में स्थित था। ये क्या था ना कि मौर्यकालीन जो राजकीय कला थी, मौर्यकालीन में दो प्रकार की कलाएं थी, एक राजकीय थी, एक स्वतंत्र कला विकसित हुई थी, तो उसमें ये सर्वोत्तम थी। क्या था? राजप्रसाद। ठीक है, निष्कर्ष में हम क्या लिखने की कोशिश करें? देखिए, राजप्रसाद के संदर्भ में जो भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा वर्णन किया गया उसकी चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखना है। यानी हमको क्या करना है? राजप्रसाद के जो इम्पैक्ट बताने हैं, यानी महत्व को दिखाना है विद्वानों के द्वारा जो कहे गए हैं शब्द, उनके आधार पर। देखिए, किसने क्या, कौन से विद्वान, जो विदेशी विद्वान थे उन्होंने क्या कहा है, जो अपने भारतीय विद्वान थे उन्होंने क्या कहा है? तो मेगास्थनीज नामक एक जो विद्वान थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मानव जाति की सर्वोत्तम कृति है ये। क्या? राजप्रसाद के संदर्भ में कहा था ये मानव जाति की सर्वोत्तम कृति है राजप्रसाद। फिर फाहियान नामक एक विद्वान ने कहा था कि यह देव निर्मित महल है, मनुष्यों द्वारा इसे नहीं बनाया जा सकता, देवताओं ने इसे बनाया है। ठीक है। फिर एरियन नामक एक विद्वान थे काफी, उन्होंने कहा था कि राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला सूसा से कर सकते, मुकाबला न तो सूसा से कर सकते थे और न ही एक बतना से कर सकते थे। यानी कि जो उस समय फारस की जो सभ्यता थी ना, उसमें जो सूसा के जो दरबारी राजप्रसाद थे और एक बतना के जो राजप्रसाद थे, उससे भी बेहतरीन ये जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो राजप्रसाद बनाया गया था वो था। तो हम लोगों ने क्या देखा? फिर पतंजलि ने क्या कहा था? राजप्रसाद अपने आप में ही आकर्षक चीज है। ये हमारे देश के जो पतंजलि नामक विद्वान थे उन्होंने ये कहा था राजप्रसाद के संदर्भ में। देखिए, अब हम इसको थोड़ा समराइज करें तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? की पॉइंट था राजप्रसाद और इसकी विशेषताएं बतानी थी। विशेषताओं में हम लोगों ने देखा कि इतनी प्रकार की विशेषताएं थी। पहला क्या था? इसकी लंबाई को हम लोगों ने देखा, लंबाई चौड़ाई कितनी थी, फिर कितने स्तंभों पर टिका हुआ था, फिर स्तंभ जो थे वो एकात्मक पत्थर के बने हुए थे, फिर इन स्तंभों को पालिशदार एवं चमकदार बनाया गया था। ठीक है। फिर ये राजप्रसाद थे, इसकी भवन के जो फर्श थे और छत की थी वो पूर्णतः लकड़ी की बनी हुई थी। फिर एक और विशेषता हम लोगों ने देखा कि ये मौर्यकालीन जो भी राजकीय कला थी उसमें इसके वर्णन सर्वोत्तम था। तो ये हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा अपने किस सेशन के दौरान? तो ये जो उत्तर लेखन श्रृंखला है मौर्य काल के दौरान पहला प्रश्न को हम लोगों ने देखा। ठीक है। अगर जो राजप्रसाद के संदर्भ में ये क्वेश्चन आता है, आप इतना भी लिख लेंगे तो ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाएगा। अगर जो इसका मैप बना दिए आप तो और भी बेहतरीन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक मिनट बाबू, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक एवं दशरथ द्वारा निर्मित गुहा विहारों का विवरण दे, है ना। तो हमें क्या करना है कि अशोक ने और जो दशरथ ने, उनके पौत्र जो थे दशरथ ने, उन्होंने जो आजीवक संप्रदाय के लिए गुहा विहार बनवाए थे ना, उसके हमें चर्चा करनी है कि कहाँ पे बनवाए थे, उस गुहा विहार की क्या विशेषताएं थी, इसकी हमें चर्चा करनी है। देखिए, भूमिका दोनों सम्राटों द्वारा आजीवक संप्रदाय हेतु निर्मित गुहा विहारों की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा करते हुए हमें उत्तर की शुरुआत करनी है। यानी आपको बताते हुए ये शुरुआत करना है कि इसको बनाना क्यों आवश्यक था, इस गुहा विहारों की बनाना क्यों आवश्यक था तथा इसका क्या महत्व था, इसको जस्ट दर्शाते हुए हमको उत्तर की शुरुआत कर देनी है। फिर अब हमें बताना है कि अशोक द्वारा जो निर्मित गुहा थे ये किस पहाड़ी पे बने थे और कौन कौन से गुहा थे। ठीक है। तो अशोक द्वारा जो निर्मित गुहा थी ना, वो बराबर की पहाड़ियों पे बनाई गई थी। ठीक, जिसमें से चार जो गुहा थे इसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और 3 दशरथ ने बनवाया था। यानी अशोक ने जो बनवाया था उसमें पहला था लोमस ऋषि गुफा, दूसरा विश्वामित्र गुफा जिसे विश्व झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है, फिर तीसरा था कर्ण चौपार गुफा और चौथा था सुदामा गुफा।
तो ये 4 गुफाएं क्या किया था ना, अशोक ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो आजीवक संप्रदाय थे ना, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए या संतों के लिए, विशेषकर बरसात के मौसम में विश्राम के लिए इन्होंने बनवाया था। ठीक, अब हम देखते हैं अगला कि दशरथ द्वारा निर्मित गुफाएं कहाँ बनाई गई थी? तो नागार्जुनी पहाड़ी पे बनाई गई थी। और कौन कौन सी गुफा बनवाए थे दशरथ ने? तो इन्होंने 3 गुफा बनवाई थी, है ना। पहला गोपी गुफा, दूसरा बाह्याक गुफा और तीसरा वेदातिका गुफा। ठीक है, तो 3 गुफा दशरथ ने बनवाया था। देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि अशोक ने जो गुफा बनवाई थी और दशरथ ने जो गुफा बनवाई थी, उसके नाम क्या थे, किस पहाड़ी पे बनाए गए थे। अब हम देखते हैं कि ये जो गुफाएं थी ना, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, एक एक करके देखते हैं। आजीवक संप्रदाय को दान में दिया जाना, इन गुफाओं का मतलब विशेषता में आजीवकों को ये दान में दिया गया था, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। फिर पत्थर को काटकर आयताकार संरचना में कमरों को बनाया गया था, यानी कि जो कमरे बनाए गए थे इन गुफाओं में, उसकी संरचना कैसी थी? तो आयताकार थी। फिर कमरों की छतों एवं दीवारों पर चमकदार पॉलिश किया गया था। पहली विशेषता हमको मिली कि ये जो कमरे थे वो आयताकार थे। दूसरा, इसकी जो छतें थी और जो दीवारें थी, ये कैसे की गई? चमकदार पॉलिश किया गया था इन दीवारों और छतों पे। तीसरा विशेषता हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रवेश द्वार थे वो सामान्यतः लकड़ी के बनाए गए थे, यानी इन जो गुफाओं को बनाया गया था, ये आयताकार गुफाओं को, तो इसका जो प्रवेश द्वार था ना, ये लकड़ी का बनाया गया था। और इसकी जो छतें थी, यानी कि ये जो छतें हो गई और ये जो दीवारें हो गई, इनको क्या किया गया था? पॉलिश चमकदार बनाया गया था। ठीक है, और ये जो लकड़ी के जो दरवाजे थे ना, इस पे क्या था? प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य बनाया जाता था एवं सजावटें की जाती थी। यानी जो अभी हम लोग देखते हैं ना कि कई कई जगह किसी मंदिर में हाथियों द्वारा पुष्प लेके दरवाजे पर नहीं स्वागत की मुद्रा में खड़ी रहती थी, तो जस्ट इसी प्रकार के यहाँ भी चीजें की गई थी। ठीक है, और न केवल हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का जो दृश्य था वो था, बल्कि इन जो दरवाजे थे इसमें काफी सजावट की गई थी। फिर सुदामा गुफा में बड़ा चतुर्भुजाकार कमरा था, यानी सुदामा गुफा में एक चतुर्भुजाकार कमरा था जिसकी छत बेलनाकार थी। सामान्यतः यहाँ पे छतें सपाट होती थी, आयताकार जो कमरे थे उसकी छतें सपाट होती थी, लेकिन ये जो सुदामा गुफा है इसकी एक चतुर्भुज कमरा था जिसका छत बेलनाकार था। तो ये विशेषता हम लोगों ने देखा जो गुहा विहार है, अशोक और दशरथ द्वारा निर्मित गुहा विहार, इसके संदर्भ में हम विशेषता देखें। पहला क्या देखें? और अशोक ने कहाँ बनवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों पे बनवाया था। कैसे कोरिलेट करेंगे? तो अशोक जब कलिंग का युद्ध हुआ था ना, इसके बाद से सभी को बराबर नजर से देखने लगा था, है ना। दया भाव उसके अंदर आ गया था, करुणा काफी बढ़ गई थी, जीव हत्या और उसपे सब पे निषेध कर दिया था, तो यानी सभी को बराबर नजरों से देखने लगा था, है ना। तो इससे हम कोरिलेट कर लेंगे कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी पे 4 गुफाएं बनवाई थी। कौन कौन सी? धूमस ऋषि गुफा, विश्वामित्र गुफा और कर्ण चौपार गुफा और सुदामा गुफा। ठीक है बाबू, आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न पे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समय का अभाव है। अब भी जानते हैं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 4 प्रश्न आज हम लोगों ने टारगेट किया है, ठीक है, जिसमें से 3 प्रश्न छोटे हैं और 1 प्रश्न 38 नंबर का रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1 मिनट, चलिए शुरू करें। प्रश्न हमारा है, मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं बतानी है, विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। फिर हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। कहाँ से करेंगे? भूमिका से करेंगे। भूमिका में हम क्या लिखें कि इस प्रश्न की भूमिका लगभग स्पष्ट हो जाए। तो हम लिख रहे हैं जैसे कि मौर्य काल में निर्मित मूर्तियों के 2 स्वरूप देखने को मिलता है। एक राजकीय संरक्षण में निर्मित मूर्तियां, दूसरी स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां, है ना।
विशेषताओं में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि राजकीय संरक्षण में जो मूर्तियां बनी थी और जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा मूर्तियां बनी थी, इनकी विशेषताओं में स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। तो हम यही बताते हुए उत्तर की शुरुआत करेंगे कि मौर्य कला में मौर्य जो कला है, मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है, ये दो प्रकार से विकसित हुई थी। एक राजकीय संरक्षण मिला था और दूसरा स्वतंत्र कलाकार भी इन मूर्तियों को बनाए थे। तो ये दो प्रकार की मूर्तियों की चर्चा करते हुए हमको जस्ट शुरुआत कर देनी है ना। अब देखते हैं कि इसमें विशेषताएं क्या थी। अगर जो हम थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करना और एक्स्ट्रा कोशिश करें ना, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं मौर्य कला के, तो वहां से हम लोगों को बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, विशेषताएं देखते हैं। तो इस काल में मूर्ति निर्माण की किसी स्पष्ट शैली का अभाव था, यानी कि जो मौर्य काल था ना, मौर्य काल, इसमें ना किसी मूर्ति कला की स्पष्ट शैली का अभाव देखने को मिलता था। ठीक है, इस काल में चमकदार पॉलिश, यानी जिसे ओप कहा जाता था, मूर्तियों में सजीव भावाभिव्यक्ति, एकात्मक पत्थर का प्रयोग ज्यादा हुआ था। ठीक है, यानी ओप का प्रयोग ज्यादा हुआ था। ओप क्या था? तो चमकदार पॉलिश थे, उसी को ओप कहा जाता था। ठीक, तो मूर्तियों में सजीव भाव अभिव्यक्ति जो होती है, भावों की अभिव्यक्ति जो होती है, वो काफी ज्यादा थी और एकात्मक पत्थर के ज्यादातर मूर्तियां बनी थी। तो तीन विशेषता हम लोगों ने देखा यहाँ पे। पहला चमकदार, एक मिनट देखिए, पहला चमकदार पॉलिश, दूसरा मूर्तियों में सजीव थे, उसमें जो भाव अभिव्यक्ति थी काफी ज्यादा सजीवता लिए हुई थी, तीसरा एकात्मक पत्थरों से बनाया गया था। तो ये तीन विशेषता हम लोगों ने एक ही लाइन में देखा। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए जब भी हम मौर्य कला लिखने जाएं, मौर्य कला में मूर्ति कला लिखने जाएं, तो तीन स्पष्ट विशेषता हमारे दिमाग में आनी चाहिए। फिर इस काल में सिर्फ पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियां बनी, धातुओं की मूर्तियों का प्रयोग नहीं हुआ था। देखिए, मौर्य कला में सिर्फ पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां बनी थी, किसी भी प्रकार के धातु की मूर्तियों का अवशेष बहुत कम प्राप्त होता है मौर्य काल से। ठीक है, अन्य विशेषता क्या थी कि पशु पक्षी, मानव, खिलौने, आभूषण, मनके आदि गैर धार्मिक विषयों वाली मूर्तियों का भी निर्माण होता था। यही नहीं कि केवल धार्मिक देवी देवताओं की ही मूर्तियां नहीं बनती थी, बल्कि गैर धार्मिक जो मूर्तियां थी, गैर धार्मिक, जैसे मनका हो गया, आभूषण हो गया, खिलौने हो गए, मानव का चित्रण हो गया, पशु पक्षी का चित्रण हो गया, ये गैर धार्मिक चीजें भी, गैर धार्मिक विषय वस्तु से संबंधित भी मूर्तियां बनी थी मौर्य काल में। ठीक है, फिर प्रस्तर मूर्तियां, यानी पत्थर से बनी हुई मूर्तियां अधिकांशतः शासकों द्वारा बनाई जाती थी। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि सरकारी संरक्षण से जो प्राप्त मूर्तियां बनती थी ना, उसमें जैसे मान लीजिए जो स्वतंत्र कलाकार थे, उनके पास तो इतना वो सारी चीजें थी नहीं कि वो अपनी मूर्तियों को इतना उस पे वो पैसा भी खर्च कर पाए और सारी चीजें कर पाए। तो जो प्रस्तर की मूर्तियां बनती थी ना, अधिकांशतः शासकों द्वारा बनवाई जाती थी, जबकि मिट्टी की मूर्तियां जो बनती थी, ये स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाई जाती थी। समझ रहे हैं बाबू? तो ये विशेषता होगी। अगली हमारी विशेषता क्या है? मूर्तियों के निर्माण हेतु बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिकांशतः होता था। ठीक है, अगली विशेषता क्या है कि कला, सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश के कारण सम्राट अशोक के समय की मूर्तियां सर्वोत्तम मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि जो चमकदार पॉलिश हुआ था उस समय अशोक काल में, और कला सौंदर्य जो था अन्य शासकों की अपेक्षा काफी उसको गढ़ा गया था, ठीक से बनाया गया था, उसमें समय दिया गया था। जो कलाकार थे उनको कलाकार जो थे उस समय के अशोककालीन, उनको काफी स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? देखिए, हम पूरा निष्कर्ष लिख नहीं रहे हैं आपको, और ना ही हम पूरा भूमिका आपको लिखने की आजादी दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि आप भूमिका यही लिखिएगा। हम सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप भूमिका कैसे लिखने की कोशिश करेंगे या निष्कर्ष कैसे लिखने की कोशिश करेंगे। हम निष्कर्ष और जो
अब भूमिका और निष्कर्ष सभी का अलग होता है ना। जो आपकी सोचने की क्षमता है और जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसी के आधार पे आप भूमिका और निष्कर्ष लिखते हैं। मुख्य भाग जो उत्तर का होता है ना, उसमें बहुत हद तक समानता दिखती है, लेकिन जो निष्कर्ष है और जो भूमिका है वहां आपकी बुद्धि विवेक ही काम आएगा। समझ रहे हैं? कितने ठीक से उस टॉपिक को आपने समझा है, कितना आपने गहनता से अध्ययन किया है, कितना डूब के अध्ययन किया है, कैसा नोट्स बनाया है, यही सारी चीजें आपको निष्कर्ष और भूमिका के स्तर पे काम पे आएगी। मैं सिर्फ इंडिकेट करूंगा कि हाँ बाबू ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। देखिए, तो मौर्यकालीन जो मूर्ति कला थी ना, इसकी सीमाओं की चर्चा करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष भी कितना शब्दों में? तो 10 से 15 शब्दों में। समझ रहे हैं आप? यानी इसी का देख लीजिए कितना शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 शब्द इतना ही खर्च हो गया। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन हमको खर्च करनी है निष्कर्ष पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे समझ जाएंगे हम लोग कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, मुख्य भाग में क्या लिखना है। अगला हमारा प्रश्न जो है ना वो 38 नंबर का है। 1 मिनट, शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। 38 नंबर के प्रश्न का अंकों का ये जो प्रश्न है क्या है, मौर्य कला पर पड़े विदेशी प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है हमको, ठीक है। करते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं हम लोग। देखिए, भूमिका में हम क्या लिखेंगे? भूमिका मैं फिर से कह रहा हूं, आपको खुद ही लिखना है। मुख्य भाग यहां से देख के आप चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन भूमिका आपको खुद ही बनानी है, खुद ही लिखना है। यहां से कोई भी शब्द कॉपी नहीं करना है भूमिका में। जैसे मौर्य काल के महत्व एवं प्रभावों की चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें, फिर उसे विदेशी प्रभाव से जोड़ें। जैसे मौर्य कला के संदर्भ में विभिन्न विदेशी विद्वानों का मानना है कि यह कला ईरान के हक्कानी जो साम्राज्य था, साम्राज्य में प्रचलित कला शैलियों का हूबहू नकल है। किंतु नवीन शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि मौर्य कला में नवीनता एवं रचनात्मकता के विभिन्न तत्वों का समावेश था। यानी मौर्य कला में नवीनता भी थी, रचनात्मकता भी थी, हूबहू नकल तो बिल्कुल नहीं था। तो ये कैसे था, कैसे नकल नहीं था, इसकी पड़ताल हम लोग एक एक पॉइंट में करने का कोशिश करते हैं। देखिए, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? जब यहाँ कहा गया है ना प्रश्न में कि विदेशी प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन जो था, विदेशी प्रभाव पड़े, हम इसके पहले पक्ष में तर्क देंगे, है ना। हम कहेंगे कि हाँ मौर्य कला पे विदेशी प्रभाव पड़ा था। पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं हम? मौर्य कला पर पड़े विदेशी प्रभावों के पक्ष में तर्क देंगे हम पहले बार, ठीक है। अब पक्ष में किन किन विद्वानों ने तर्क दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी फॉरेन राइटर होंगे ना, वो तो यही कहेंगे कि भारत में कोई कला डेवलप नहीं हुई, है ना, इनका कोई मौलिकता नहीं था, भारत में कोई कला डेवलप होने की आदर्श परिस्थिति नहीं थी। यानी कि जो भारत में कला, ये मौर्य काल में जो कला डेवलप हुई, जो विदेशों से आयातित थी, हूबहू ये हक्कानी साम्राज्य से लिया गया था। विदेशी राइटर तो यही कहेंगे ना। तो उनमें कौन कौन से राइटर थे? तो सर जॉन मार्शल थे, पर्सी ब्राउन नामक एक विद्वान थे, बस्सी नामक एक विद्वान थे, और निहान रंजन राय नामक एक भारतीय विद्वान थे, जो कह रहे थे कि हाँ ये इसमें जो मौर्य कला है ये पूर्णतः विदेशी है। जो मौर्य कला डेवलप हुई है विदेशी प्रभावों से हूबहू नकल की गई है। कौन कौन से महाशय लोग थे ये जो कह रहे थे कि मौर्य कला विदेशी है? इसमें मार्शल जी थे, ब्राउन जी थे, बस्सी जी थे और रंजन राय जी थे, ठीक है। इनका क्या तर्क था, आइए तर्क देखते हैं। इनका तर्क था कि राजप्रसाद की जो संरचना थी वो पर्शियन महल से ली गई थी। अभी जो राजप्रसाद की हम लोग जो उसकी विशेषता देखे थे ना, वो ये कह रहे थे कि पर्शियन से ली गई थी। फिर स्तंभ की जो बनावट थी ये भी पर्शियन से थी। पत्थर की जो मूर्तियां थी, उल्टा कमल जो था मौर्य कला का, फिर स्तंभों पर चमकीला जो पॉलिश था और स्तंभों के शीर्ष पर जो पशु आकृति थी, ये सभी तत्व पहले ही ईरानी कलाओं में मौजूद थे। इन विद्वानों का ये कहना था, ठीक है। क्या कहना था? कि राजप्रसाद की जो संरचना थी, स्तंभ की जो बनावट थी, पत्थर की जो मूर्तियां बनी थी,
उल्टा कमल जो बनाया गया था स्तंभों पे, फिर स्तंभों पर जो चमकीला पॉलिश लगाया गया था, और स्तंभों के शीर्ष पर जो पशु आकृति थी, ये पहले से ही ईरानी कलाओं में मौजूद थी। बड़ा अच्छा तर्क दिया आप लोगों ने, ठीक है, मानते हैं, आगे बढ़िए। अगला तर्क इन लोगों का क्या था कि मौर्यकालीन जो यक्षिणी की मूर्ति थी ना, ये ईरान के हेलोनाइन कला से प्रभावित थी। होल्सेटाइन जो कला थी ना, उससे प्रेरित थी यक्षिणी की मूर्ति। समझ रहे हैं आप लोग? मौर्य काल में जो यक्षिणी की मूर्ति मिली है। अगला इन लोगों का तर्क क्या था कि मौर्यकालीन बुद्ध के जो शरीर, सुडौल जो शरीर दिखाया गया था, गठीला जो शरीर दिखाया गया था, और घुंघराले बाल जो दिखाए गए थे, वो जो ईरान के जो अपोलो देवता थे, उससे प्रेरित थी। ठीक है। अगला तर्क इन्होंने क्या दिया कि जो ईरान में दीपी शब्द जो प्रयोग हुआ था ईरान की लेखों में, और मौर्य काल में जो अशोक के लेखों में जो लिपि शब्द प्रयोग हुआ था, ये डेरियस और अशोक के शिलालेखों में समानता पाए जाते थे। यानी डेरियस के जो स्तंभ में दीपी शब्द था, और अशोक के जो उसमें स्तंभ में जो आदेश देते, सैन्य आदेश थे, जो राजकीय आदेश थे, उसमें जो लिपि शब्द था, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते। अच्छा तर्क दिया आप लोगों ने, ठीक है, आगे बढ़े। अगला इनका तर्क था कि अशोक के स्तंभों पर उद्घोषणा लिखने का विचार एक कैमेनियन एक शैली है स्तंभ लिखने उसकी लेखन कला की, इससे प्रेरित था। अगला तर्क इन लोगों का क्या था कि दोनों राजाओं ने शिलालेख अन्य पुरुष शैली में लिखा है। शिलालेख में जो भाषा होती है ना, अन्य पुरुष शैली भाषा, एक शब्दावली प्रयोग की जाती है। तो ये दोनों शिलालेखों में जो दोनों राजाओं के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, या दोनों डायनेस्टी के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वो अन्य पुरुष शैली में शिलालेख लिखे गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान से प्रेरित था। यह ईरान की हुबहू पर्शियन की जो हुबहू नकल थी। अगला इनका तर्क क्या था कि मौर्य स्तंभ और ईरानी स्तंभ दोनों में पॉलिश किए गए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। अगला इनका तर्क क्या था कि अशोक के स्तंभ पर शेरों के जो कठोर शेरों का प्रयोग था ना, वो हेराल्डिक मुद्रा, एक कोई मुद्रा है, इसमें पश्चिमी प्रभाव देखा जा सकता है ना। फिर इन्होंने तो तर्क दे दिया, इतने इनके तर्क हमारे सामने आए कि नहीं, ये पश्चिमी विदेशी प्रभाव से के पक्ष में हम लोगों ने इतना तर्क देखा। अब थोड़ा विपक्ष में तर्क देखते हैं। हम ये कहने का प्रयास करते हैं, नहीं बाबू लोग, ये जो आप लोग कह रहे हैं, इस आपकी बातों में उतनी सच्चाई नहीं है जितनी आप लोग कह रहे हैं। तो हम अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये जाने कि हम अपने पक्ष में, हमारे पक्ष में यानी भारतीय पक्ष में जो विद्वान खड़े हुए कि नहीं, ये भारतीय कला थी जिसमें रचनात्मकता और नवीनता था। तो भारतीय कौन कौन से विद्वान थे जो इस पक्ष में थे कि भारतीय कला थी? तो RS शर्मा नामक एक विद्वान है, अमलानंद घोष नामक विद्वान है। इन्होंने तर्क दिया कि नहीं, ये भारतीय कला थी। अब इन विद्वानों के तर्क क्या थे? पहला तर्क इनका ये था कि भारतीय स्तंभों के ऊपर जो पशु आकृति है, समझ रहे हैं, जो हम लोग जो सारनाथ से जो राष्ट्रीय चिन्ह लिए हैं, जो शेर की आकृति है ना, शेर की आकृति, तो भारतीय स्तंभों पे पशु आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभों के ऊपर मानव आकृति है। पहली बात आपकी तो यही खारिज हो गई। आप कह रहे थे कि पशु जो सारी चीजें हम लोगों ने लिया है वहां से, तो देखिए हमारे यहाँ जो स्तंभ थे उसकी आकृति, उसके ऊपर जो पशु आकृति थी, आपके यहाँ मानव आकृति थी। ठीक। दूसरा तर्क हम लोग क्या दे रहे हैं कि भारतीय स्तंभों का तना सपाट था, समझ रहे हैं, जबकि ईरानी स्तंभ सीधे थे। ये बहुत बड़ा तर्क है हमारे लिए अपने पक्ष में। फिर तीसरा तर्क इन्होंने दिया कि भारतीय स्तंभों पर बने कमल का आकार और उसमें जो अलंकरण था, यानी जो आकार था और अलंकरण था, वो फारसी कमल से अलग था। समझ रहे हैं? यानी जो कमल, अधोमुखी कमल है ना, जो स्तंभों पे उल्टा जो कमल की आकृति बनती है, तो इसकी जो आकार थे और अलंकरण थे,
ये फारसी कमल से बिल्कुल अलग थे। चौथा तर्क हम लोगों ने क्या दिया कि भारतीय स्तंभ एकात्मक थे, जबकि ईरानी स्तंभ 3 टुकड़ों में बने थे। समझ रहे हैं आप लोग, 3 टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया था। फिर पांचवा तर्क हम लोगों ने दिया कि भारतीय कला में स्तंभ के नीचे चौकीदार आधार का अभाव था, अभाव दिखाई पड़ता है, जबकि ईरानी कला के अंतर्गत स्तंभ के नीचे चौकी का आधार मौजूद था। यानी जो स्तंभ बने होते थे ना, तो ये हमारे यहाँ चौकी का, ऐसे मान लीजिए ये स्तंभ बने हुए, ड्राइंग में मैं बहुत अच्छा हूँ तो देख रही, ये मेरा ड्राइंग है। तो ये जो स्तंभ बने हुए हैं ना, तो भारतीय जो स्तंभ बने हैं उस पे चौकी पे स्तंभ नहीं बने हैं, ये एकदम स्वतंत्र बने हैं, जबकि ईरानी जो स्तंभ है ना वो चौकी पे ऐसे बने हुए थे। तो एक अंतर तो हमको यहाँ भी मिल गया पांचवा में। फिर छठा में क्या था, हमारे विद्वानों ने तर्क दिया कि समकालीन सभ्यता के आर्थिक राजनीतिक संबंधों के कारण थोड़ा बहुत समानता देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी भारत में जो भी सांस्कृतिक विविधता देखने को मिल रही है, अगर जो हमारा ट्रेड अमेरिका से या यूरोपियन देशों से है, यूएसए से या यूरोपियन देशों से है, इन देशों से हो रहा है अभी, तो कुछ वहां की संस्कृति भारत आ रही है, भारत में आ रही है, और भारत की कुछ संस्कृति यूएसए में भी जा रही है, यूरोप में भी जा रही है। तो आज से अगर जो 5,000 साल 10,000 साल बाद जब खुदाई होगी, तो यही न कहा जाएगा कि दोनों देशों में संबंध थे। तो मतलब जो सांस्कृतिक संबंध थे, इसके आधार पे वहां की जो स्थापत्य कला थी वो तो थोड़ा बहुत प्रभावित होगी ना। तो ये भारतीय विद्वान तर्क दे रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष हम फिर कह रहे हैं कि निष्कर्ष आपको खुद ही लिखना है। निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में यह बताने का प्रयास करें कि संक्षिप्त प्रभाव के बावजूद मौर्य कला में नवीनता, रचनात्मकता, मौलिकता के तत्वों का समावेश हुआ था, जिसके फलस्वरूप यह कला संपूर्ण विश्व में अपने अद्वितीय पहचान को रखती है। तो ये हम निष्कर्ष में बताएंगे। तो ये हम लोगों ने 4 प्रश्नों को आज समझने का, उसका उत्तर लिखने का कोशिश किया कि कैसे एक, अगर जो कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो कैसे हम सोचेंगे, कैसे उत्तर लिखेंगे। ये तो हो गई 4 प्रश्न। आगे अगले पार्ट में 4 प्रश्न और लिखे जाएंगे। 4 प्रश्नों की ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। आपकी जिम्मेदारी अभी ये बन रही है कि 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, अपने एक नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप हमको मैसेज करिए कि नोट्स भेज दीजिए जो आपने मॉडल उत्तर बनाया है, तो हम आपको ये मॉडल उत्तर नोट्स भेज देंगे। दूसरी चीज कि आप खुद से 3-4 बार इस उत्तर को लिखिएगा। फिर जब आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ तैयार हो गया मेरा, तो आप जो भी उत्तर लिखा है ना उस कॉपी को बंद करके फिर एक नया आंसर लिखिएगा और वो आंसर आप हमें भेजिएगा। ठीक है, वो हमें भेजिएगा, फिर हम लोग उसका चेक करके एवेल्युएट करके आपको फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपकी जो भी गलती हो रही है सारी चीज़ों को हम लोग समझाएंगे। देखिए, ये उत्तर लिखना एक कला है, जरूरी नहीं कि ये कला सभी को आती हो। अगर जो आप इस कला में पारंगत नहीं है, बहुत अच्छा उत्तर लिखना नहीं जानते हैं, तो शुरुआत करिए, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अच्छी चीज़ें तभी होंगी जब एक बार आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इसका उत्तर लिख के आप लोग हमको भेजिए। ठीक है।